हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप लोग जो है प्रोजेक्ट परख को देख लिए और 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए। आज हम आपको बताने वाले हैं जो है टॉप सब्जेक्टिव, जो कि प्रोजेक्ट परख का है 5 सेट का। आप लोग बहुत बार बोल रहे थे, तो चलिए क्वेश्चन सुनिए और आंसर देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखें। क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड बारे में लिखें। 30 नंबर तक ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद सब्जेक्टिव। तो चलिए देखिए क्या लिखेंगे। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है सैफुद्दीन किचलू मतलब सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे। तो इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का गठन किया गया 13 अप्रैल 1919 को। इस दिन वैसाखी पर्व था, लेकिन जब ये सभा हुई तो सैनिक प्रशासन जो है जनरल डायर, इसने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया। परंतु सभा हुई तो उसने वहाँ पे गोलियां चलवा दी, जिससे सैकड़ों लोग की मृत्यु हो गई। इस हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया। ये सब क्वेश्चन आ सकता है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब? वैसाखी पर्व के दिन। अमृतसर में। किसने करवाया था? जनरल डायर ने। और जांच के लिए क्या गठन किया गया? हंटर आयोग। चलिए आगे चलते हैं। रिंडर पोस्ट क्या था और यह कहाँ फैला? तो रिंडर पोस्ट पशुओं में फ्लैग की भांति फैलने वाली एक बीमारी थी, जिससे अफ्रीका में 1890 के दशक में हजारों पशुओं की मृत्यु हो गई। वहाँ के लोगों की जीविका पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंडर पोस्ट क्या है? पशुओं में फैलने वाली एक बीमारी। कब फैला था? 1890 में अफ्रीका में। क्या हुआ था? बहुत सारे पशुओं का, हजारों पशुओं का मृत्यु हो गई और वहाँ के लोगों की आजीविका पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वहाँ के लोगों का मुख्य जो धंधा था वो था क्या? पशुपालन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सतत पोषणी विकास क्या है? देखो, पर्यावरण को ध्यान में रख के किया गया विकास सतत पोषणी विकास कहलाता है। इसमें क्या करेंगे? पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और वर्तमान पीढ़ी को भी नुकसान ना पहुंचे और आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान ना पहुंचे। तो ये सब ध्यान में रखा जाता है। सतत पोषणी विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान में विकास की प्रक्रिया इस प्रकार चलती रहे कि भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधन बची रहे, मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन है? तो उद्योग किससे किससे प्रभावित होता है? तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक निम्नलिखित है। पहला है भौतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। भौतिक कारक में कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के साधन, अनुकूल जलवायु, ये सब आते हैं। जबकि मानवीय संसाधन में सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, संचार, परिवहन साधन, पूंजी और बैंक, ये सब आते हैं। अगला देखो 35 नंबर, गठबंधन से आप क्या समझते हैं? गठबंधन से आप क्या समझते हैं? जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने का आपस में हाथ मिलाते हैं तो उसको गठबंधन सरकार या मोर्चा बोला जाता है। भारत के झारखंड में गठबंधन सरकार है, बहुत जगह है। INDIA जो है एक कांग्रेस का, ये भी गठबंधन सरकार है, मतलब बहुत सारे पार्टियां इसमें मिला रहता है। चलिए अब 36 नंबर, लोकतांत्रिक सरकार का 3 गुण। क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो लोकतांत्रिक सरकार का 3 गुण क्या है? सरकार का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है, सरकार जनता की इच्छा अनुसार कार्य करता है, सरकार कायदे कानून से चलती है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्या है? देखिए आप, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? जैसे एक खेत है, यहाँ पे हम लोग आलू उपजाए हैं, अब क्या हुआ? आलू पक गया, इसको कोड़ना है, तो 2 लोगों का काम है, लेकिन यहाँ पे 4 लोग आ गए, तो इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब लग रहा है सब कोई काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो बेरोजगार है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? जब किसी विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग लग जाते हैं तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। सीधे एक होता है मौसमी बेरोजगारी, साल के कुछ महीने काम किया, बाकी समय वो बेकार बैठे रहा। और ये दोनों प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। समझ गए? चलिए अब आगे 38 नंबर, बाजार में नियमों और विनिमय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो बाजारों में नियम एवं विनिमय की आवश्यकता उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए होती है। बहुत सारा नियम बनता है कि सामान सही माप का लो, एक्सपायरी डेट, MFT डेट, इस सब का देख के लो, यही सब है। चलिए 39 नंबर, प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय, इसको औसत आय भी बोला जाता है। तो क्या होगा ये? जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, जो प्राप्त होता है उसी को बोला जाता है प्रति व्यक्ति आय। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। चलिए, ऋण के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोत क्या है? देखिए ऋण का 2 स्रोत है, एक होता है ऋण के औपचारिक स्रोत, एक होता है अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोत वे होते हैं जो बैंक या सहकारी समिति से प्राप्त होता है, इसका ब्याज दर प्रायः कम होता है। जबकि अनौपचारिक ऋण वे होते हैं जो मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी, साहूकार, इस सबसे प्राप्त होते हैं, इसका ब्याज दर प्रायः जो है ज़्यादा होता है। चलिए 41 नंबर, सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है?
चलिए देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल है, इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लोगों को शासन प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। सत्ता की साझेदारी से भेदभाव नहीं होता और सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। सत्ता की साझेदारी से टकराव कम होता है। सत्ता की साझेदारी सभी वर्गों और समूहों की शासन व्यवस्था में सहभागिता सुनिश्चित करती है, समाज में शांति बनाए रखता है, इससे राष्ट्र एकता की भावना बढ़ती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट है, आप कोई भी इसमें 5 लिख सकते हैं जो आपको याद हो सके। चलिए 42 नंबर, 31 नंबर से बता रहे हैं क्योंकि 30 तक जो है ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट प्रोजेक्ट पढ़क जो उड़ान है, पांचों सेट का वीडियो बना दिए हैं, टॉप 100 का भी और क्वेश्चन बैंक का भी। आप लोग नहीं देखें, जल्दी जल्दी उसको देख लीजिए, आधा घंटा में सब हो जाएगा और आपका 30 में 30 नंबर उधर हो जाएगा, तो ध्यान से। चलिए देखिए आगे 42 नंबर, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य क्या है? चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य क्या है? देखिए चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य है चुनाव करवाना, उसके बाद क्या हुआ, जो जीतेगा उसको चुनाव चिन्ह प्रकट कराना, उम्मीदवार का नामांकन करना, यह देखिए दिया है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, जैसे केला छाप, रोटी छाप, रसगुल्ला छाप, उम्मीदवारों का नामांकन लेना, उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करना, विजयी उम्मीदवार के नामों की घोषणा करना, यही सब है चुनाव आयोग का कार्य। अब भारत में जो है यही चुनाव संपन्न कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का क्या कारण है? हम लोग का जो कृषि है पिछड़ा, इसका कारण क्या है? तो पहला है मानसून पर निर्भरता, कि बारिश होगा तब फसल होगा। दूसरा क्या है, जानवरों पर निर्भरता, ट्रैक्टर से खेती नहीं करने से क्या होता है, बहुत लेट हो जाता है, कम समय में जो है ज़्यादा खेती नहीं कर पाते हैं। और परंपरागत तकनीक जैसे हाइब्रिड बीज का प्रयोग नहीं करना, खरपतवार पेड़कनाशी का प्रयोग नहीं करना, वही सब है। आप लोग अपना भाषा में इसको देख सकते हैं, थोड़ा समझ गए। अब देखिए 44 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी घाटी परियोजना से क्या लाभ है या बहुउद्देशीय परियोजना से क्या लाभ है? देखिए जैसे बांध हम लोग बनाते हैं, बहते जल को रोकने, जल की दिशा बदलने के लिए बांध बनाए जाते हैं, उसी प्रकार बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाया जाता है। तो इससे क्या लाभ है? तो बाढ़ नियंत्रण में सहायक है, विद्युत उत्पादन होता है, सिंचाई में सहायक है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, और मत्स्य पालन, मछली पालन हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब नौ संचालन भी कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इसको देख लीजिए। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना से होने वाले लाभ को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को क्या बोला गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? आधुनिक भारत का मंदिर। चलिए 45 नंबर, गुटेनबर्ग प्रेस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब गुटेनबर्ग क्या है? जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक था, ये जर्मनी का था, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ लिखना है। देखिए कहानी जैसा, आप लोग सुनिए थोड़ा। योहान गुटेनबर्ग जर्मनी के एक व्यापारी का बेटा था जो बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखते आता था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी और अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृति को गढ़ने में महारत हासिल कर ली। अपने अनुभव के आधार पर उसने 1448 में एक मशीन का आविष्कार किया। इसमें एक स्क्रू से लगा एक हैंडल होता था जिसे घुमाकर प्लांटेन को गीला कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षर जो ABCD है के लिए टाइपिंग बनाई, जिसे इधर उधर घुमाकर शब्द बनाया जा सकता था। इसे मूलवेज टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। इस मशीन ने पहली किताब बाइबिल छापी, याद रखिएगा। इसकी 180 प्रतियां 3 वर्ष में छपी। गुटेनबर्ग प्रेस मुद्रण और छपाई के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। चलिए अब लिख दीजिएगा इसके बारे में थोड़ा कुछ। अगला 46 नंबर, ब्रिटेन की महिला कामकरों ने स्प्रिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया? देखो स्प्रिंग जेनी जो है एक कताई मशीन है जो इंग्लैंड में क्या किया, कताई की प्रक्रिया तेज कर दी। बहुत सारे महिलाओं को इसके लिए नौकरी से निकाला गया, इसलिए उसने उस पर हमला किया। जेम्स हरग्रीव्ज ने इसका आविष्कार किया था। चलिए देखिए इसको। 1764 में जेम्स हरग्रीव्ज ने जिस स्प्रिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया उसने कपड़ा उद्योग में कताई की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया। पहले कताई का काम मजदूरों द्वारा किया जाता था, अब कताई मशीन के आविष्कार से एक मजदूर का काम बहुत सारे, जैसे हम लोग JCB चलाते हैं तो एक JCB 10-15 मजदूर का काम कर देता है, उसी प्रकार एक कताई मशीन कई मजदूरों का काम कर देता था। इस मशीन के आविष्कार से ब्रिटेन में ऊन काटने वाली औरतों के सामने रोजगार का संकट आ खड़ा हुआ। बहुत सारी महिलाओं को रोजगार छीन गया और वे बेरोजगार हो गए।
उसके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई, अतः ब्रिटेन का महिला कामगारों ने स्प्रिंग जजिंग मशीन पर हमला कर दिया। चलिए 47, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे बताइए। 1920 में महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चलिए देखिए, रॉलेट टैक्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खलीफा के साथ दुर्व्यवहार आदि के कारण गांधी जी काफ़ी आहत थे, अतः उन्होंने असहयोग आंदोलन का विचार कांग्रेस के अधिवेशन में रखा। प्रारंभिक विरोध के बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन चलाने की अनुमति दी। 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसके कार्यक्रम निम्नलिखित थे। चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी थी, मतलब जो पोस्ट मिला है वो सब। लोगों को सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करना चाहिए। सेना, पुलिस, अदालत आदि का बहिष्कार। विधायी परिषद, स्कूल, विदेशी वस्तु आदि का बहिष्कार। आपसी झगड़ों को पंचायत द्वारा निपटाना। राष्ट्रीय शिक्षण संस्था स्थापित करना। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? गोरखपुर के चोरी चौरा नामक जगह पे जो है क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था, क्योंकि गोरखपुर का चोरी चौरा जो जगह है वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था। जो असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, बहुत सारे पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी, लगभग 22, इसलिए असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। 48, संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताइए। संघीय शासन व्यवस्था विश्व के कई देशों में अपनाई गई। संघ निर्माण का तरीका भले ही अलग अलग हो, परंतु संघीय व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं सभी संघों में समान पाई जाती है। जैसे संघीय शासन व्यवस्था में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई सरकार अकेले नहीं बदल सकता। इतने लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। 49, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करें। परंपरागत स्रोत मतलब होता है जो पुराने समय से चले आ रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोगैस। गैर परंपरागत मतलब होता है ऊर्जा का नया स्रोत, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा। तो उसी को बताना है आपको थोड़ा। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों से पर्यावरण को बहुत हानि होती थी, साथ ही ये समापयोग संसाधन है, अतः हमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को बढ़ाने की जरूरत है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा आदि शामिल है। भारत में परमाणु ऊर्जा यूरेनियम और थोरियम से प्राप्त किया जाता है। कुल ऊर्जा का लगभग 2% इससे प्राप्त होता है। सूर्य ऊर्जा का विशाल स्रोत है और सौर ऊर्जा से पर्यावरण को भी हानि नहीं पहुंचती है, इसका उपयोग लाभकारी है। पवन ऊर्जा, इतना आप लोग लिख सकते हैं, इतना आप लोग लिख सकते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग से क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? तो क्या उत्पन्न हो रही है? लालच के कारण हम लोग संसाधनों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, दोहन हो रहा है, तो यही सब है इसमें। चलिए अब आगे क्वेश्चन 50 नंबर, मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को खत्म करती है कैसे? अब देखो, जब पैसा नहीं चलता था, जब मुद्रा नहीं चलता था तो क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली था, एक वस्तु दो, दूसरा वस्तु लो। लेकिन इसमें बहुत सारा समस्या था। क्या समस्या था? जैसे हमको गाय बेच के घोड़ा लेना है तो हमको देखना पड़ेगा कौन मेरा गाय लेके घोड़ा देगा। लेकिन मुद्रा के द्वारा कहीं गाय बेचो, कहीं घोड़ा लो, तो वही सब है। देखिए क्या है, प्रारंभिक समय में लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होता था, जिसमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोग होना अनिवार्य था। मुद्रा के चलन ने आवश्यकता के दोहरे संयोग को खत्म कर दिया, क्योंकि मुद्रा लेन देन करने वाले व्यक्ति के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं, इसलिए विनिमय प्रक्रिया में से विनिमय का माध्यम माना जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति कपड़े का व्यापारी है, उसे हम एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास गाय है और वह गाय बेच के जूता लेना चाहता है, तो उसको देखना पड़ेगा कौन ऐसा व्यक्ति है जो गाय लेने के इच्छुक है और बदले में जूता देना चाहता है। यही हो गया आपका एग्जाम्पल। चलिए राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। शीघ्र ही फ्रांसीसी लोगों ने सत्ता पर हाथों में ले ली और बहुत सारा कदम उठाए। तो ये सब आप लोग इसमें 4-5 देख सकते हैं। 7 है, इसमें 5 जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको देखिए। चलिए हम ये बताते हैं आपको, ये बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 52 नंबर, इसमें आपको बताना है जमशेदपुर। हम आप लोग सब जानते हैं जमशेदपुर झारखंड में है, तो यहाँ पे कहीं टिक लगा दीजिए जमशेदपुर 1 नंबर। 2 नंबर बम्बे हाई। बम्बे के पास है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से बगल में है, तो वहाँ पे आप लोग टिक मारिए। भाखड़ा नागल परियोजना यहाँ पे है, पंजाब के बॉर्डर तरफ है, हरियाणा, तो यहाँ पे आप लोग टिक मार सकते हैं। ठीक है, सेट 1 आपका
कंप्लीट हो गया। अब चलिए सेट 2 का सब्जेक्टिव की तरफ। इसको अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, या फिर पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं 6204994750 में मैसेज करके पीडीएफ, और अपना क्लास नाम लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है सेट 2 का पहला नंबर, 30 गो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कल्पनादर्श क्या है जिसको यूटोपिया बोलते हैं, देखिए उसका आंसर। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना असंभव है, यही है कल्पनादर्श या यूटोपिया। अगला क्वेश्चन, पैकेटिंग क्या है? तो प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा तरीका जिसमें लोग क्या करते हैं, दुकानदार फैक्ट्री और दफ्तर जाने का रास्ता रोक देते हैं। चलिए अगला, सतत पोषणी विकास क्या है? सतत पोषणी विकास का ऐसा प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान में विकास किया जाए और इसमें भविष्य को भी ध्यान में रखा जाए, यही है। अगला, गहन कृषि क्या है? वह कृषि जिसमें अत्यधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम की अधिक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं गहन कृषि। इसमें चावल दाल उपजाया जाता है। संघवाद क्या है? संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें 2 स्तर की राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। इसमें एक केंद्रीय स्तर की सरकार और दूसरे राज्य स्तर या प्रांतीय सरकार होती है। दोनों मिल के क्या करता है, काम करता है। चलिए आगे देखिए 36, क्षेत्र दल से आप क्या समझते हैं? तो ऐसा राजनीतिक दल जो किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं या केवल अपने ही राज्य का चुनाव लड़ते हैं, उसको बोलते हैं क्षेत्र दल। जैसे झारखंड में जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, पंजाब में अकाली दल, ये सब क्षेत्र दल है, मतलब जो खाली अपने स्टेट में क्या करेगा, चुनाव लड़ेगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? बताए थे ये पहले, जब किसी काम को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग लग जाते हैं तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए अगला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका उद्देश्य क्या है? पहला, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। 1995 में स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार के समान रूप में विकास में मदद करता है। चलिए आगे 39, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया ही थी। ऑस्ट्रिया एक देश है, एक है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो, और दूसरी ओर एकीकरण के पूर्व जर्मनी 300 से ज़्यादा भागों में बटा था, जिसके 2 सबसे बड़े भाग ऑस्ट्रिया तथा प्रसा थे। ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी और प्रसा पर अधिकार करना चाहता था। इससे स्पष्ट है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया थी। चलिए 40 नंबर चलते हैं क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखें। तो साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखना है। तो साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन जो है भारत आया था, भारत में संवैधानिक मान्यता देने के लिए। इसका अध्यक्ष जो था सर जॉन साइमन थे। ये इंग्लैंड का टोरी सरकार जो है उसी ने इसका गठन किया था। नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन क्या है? इसका क्वेश्चन थोड़ा यहाँ गलत है, साइमन कमीशन वाला। तो नवीकरण जो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे, और नवीकरण जो सीमित मात्रा में है और भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। हो गया। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। क्यों? क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सालों भर जो है सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में होती है, और सौर ऊर्जा जो है नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। चलिए आगे 2 क्वेश्चन और है। 43, श्रीलंका के समाज की जाति बनावट क्या है? भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़ है, मतलब लगभग हरियाणा की आबादी के बराबर। और यहाँ 2 प्रमुख जाति है। पहला सिंहली जो कि 74% है, दूसरा तमिल जो कि 18% है। और सिंहली सब जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं, और तमिल में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान है। अल्पसंख्यक तमिल देश के उत्तर और दक्षिण पूर्वी भाग में है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, जो तमिल और सिंहली दोनों भाषाएं बोलती है। चलिए अब आगे चलते हैं। 44, राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौती है? तो ये सब चुनौती है, लिख लीजिए। पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष, आपराधिक छवि वाले लोग, राजनीतिक दलों में वंशवाद की स्थापना, राजनीतिक दलों में घनी व्यक्ति का प्रभाव। 45 नंबर, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण होता है। क्यों? बताए थे रोजगार का 2 क्षेत्र है, संगठित और असंगठित। असंगठित क्या है?
जिसमें रोजगार के घंटे निश्चित नहीं होते हैं, समय निश्चित नहीं होता है, भविष्य निधि और अन्य भत्ता भी उसमें निश्चित नहीं होता है और उसमें शोषण का शिकार होना पड़ता है, वही है। चलिए आगे 46 नंबर, उदारीकरण और निजीकरण। हम बताए थे 1991 में एक एलपीजी नीति आई थी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण मतलब क्या होता है, मतलब इसमें जो है नियम कानून में छूट देना, और निजीकरण मतलब होता है क्या, कोई भी सरकारी कंपनी को प्राइवेट हाथों बेचना। और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण मतलब होता है देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार और निवेश द्वारा जोड़ना। 47 नंबर, 47 नंबर क्या है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। ये इटली का एकीकरण, इटली एकीकरण और जर्मनी एकीकरण आप लोग पढ़ लीजिएगा। और राजस्थान के अर्शुक क्षेत्रों में जो है छत वर्षा जल संग्रहण पद्धति प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्षा के जल को छत पे इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद टाँके के माध्यम से उसको भूमि में प्रवेश कराया जाता है। उसके बाद है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, चुनाव कराता है, वोट जारी करता है। और राजनीतिक दलों में एक तरह के लोग रहते हैं जिसका मुख्य काम है क्या, देश में सत्ता प्राप्त करना। चलिए अब लास्ट, बहुराष्ट्र कंपनी। बहुराष्ट्र कंपनी क्या है, जो अपना सामान अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी ले जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग बहुराष्ट्र कंपनी। रॉलेट एक्ट क्या है, काला कानून इसको बोला जाता है, बिना दलील बिना अपील के किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देना। ये जो है आपका मानचित्र है, इसमें क्या क्या दर्शाया गया है आप लोग देख लीजिए। ये जो है गेहूं वाला क्षेत्र है, ये गेहूं, सॉरी ये क्या है, हाँ गेहूं वाला क्षेत्र है। फिर इधर चावल हो रहा है। सब आप लोग राज्य देख लीजिए कौन सा राज्य कहाँ है। 2 सेट हो गया आपका, 3 सेट अगला वीडियो में करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।